नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। और न्यूज पंच के जरिए आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, सबसे पहले एक नजर डालते हैं उन महत्वपूर्ण खबरों पर। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर कि आखिर पानी में लैंडिंग क्यों है सेफ। जी हां, पानी में लैंडिंग बीते कल हमने तस्वीरें भी देखी। शुभांशु शुक्ला अपनी पूरी टीम के साथ आईएसएस से अब वापस पृथ्वी पर लैंड कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद में सवाल लगातार ये उठ रहा है लोगों के मनों में कि आखिर पानी में लैंडिंग सेफ क्यों है, क्यों जमीन पर लैंडिंग नहीं की गई। तो क्या अंतर है दोनों में और इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है निमिषा से जुड़ी। जी हां, निमिषा को मिलेगी माफी या सजाए मौत। दरअसल आज उन्हें मौत की सजा होनी थी, आज उन्हें फांसी की सजा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला जिसमें फिलहाल उनकी फांसी की सजा को टाल दिया गया है। क्या पीछे इसकी वजह और आखिर क्यों उनको फांसी दी जा रही है, वहां पर क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। और इसी के साथ ये तीसरी प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि इस वक्त सत्यजीत रे का पुश्तैनी घर जो है बांग्लादेश में, वो इस वक्त खतरे में है क्योंकि बांग्लादेश सरकार इस घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई करने वाली है। लेकिन उससे पहले ही भारत सरकार की तरफ से अपील की गई है। ये कहा गया है कि आप इसको ध्वस्त ना करें और हम और आप साथ में मिलकर इस घर को म्यूजियम यानी कि संग्रहालय बनाते हैं। ये बात भारत सरकार की तरफ से कही गई है, हमारी तरफ से पूरी मदद मिलेगी, ये बात भी कही गई। तो आखिर सत्यजीत रे का जो ये घर है जिसकी पूरी कहानी बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। बांग्लादेश में बंगाल की सम्मानित साहित्यिक और सांस्कृतिक हस्तियों की 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए एक घर को ध्वस्त किया जा रहा है, जिस पर भारत सरकार ने गहरी चिंता व्यक्त की है। दरअसल ये इमारत है सत्यजीत रे का पैतृक घर जो बांग्लादेश में स्थित है। फिलहाल अभी ये पैतृक घर बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है। भारत सरकार ने इस इमारत को ध्वस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है और साथ ही इमारत को एक साहित्यिक संग्रहालय और भारत बांग्ला साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक करने की भी अपील की है। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर, साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खतरे में सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति। तो बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में सत्यजीत रे का ये घर स्थित है। बांग्लादेश सरकार की संपत्ति को ध्वस्त करने की पूरी तरह से तैयारी है इस घर को, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और भारत ने मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहयोग की भी इच्छा इस वक्त जता दी है कि इस घर को ध्वस्त ना किया जाए, ना इस घर को गिराया जाए, इसको दोबारा से पुनर्निर्माण कराएंगे। भारत ने मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहयोग की ये इच्छा इस वक्त जताई है बांग्लादेश सरकार के आगे। साथ ही आपको बता दें कि ये घर जो है, ये इमारत 100 साल पुरानी ये संपत्ति है जिसको तोड़ने की बात इस वक्त बांग्लादेश में कही जा रही है और इसे तोड़कर बाल अकादमी बनाने का भी प्लान है। सत्यजीत रे के दादा और पिता ने इस घर को बनवाया था। दरअसल साल 1947 में जब विभाजन हुआ था तो उसके बाद में ये पैतृक संपत्ति सरकारी स्वामित्व में आ गई थी और भारत ने भवन को संग्रहालय बनाने की फिलहाल अभी पेशकश कर दी है कि इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ना हो और इसको संग्रहालय बनाया जाएगा मिल बांट करके। बांग्लादेश सरकार को भारत का संरक्षण सहयोग का ये पूरा प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। साझी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक को बचाने की ये कोशिश इस वक्त की गई। लेकिन इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। दरअसल मेमनसिंह स्थित भवन की संग्रहालय बनाने की पेशकश इस वक्त की गई है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि भारत सरकार को इस बात का गहरा खेद है कि ये ऐतिहासिक इमारत जो वर्तमान में बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये भवन बंगाल के सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक है और इसे ध्वस्त करने के बजाय इसके संरक्षण और पुनर्निर्माण पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इस इमारत को एक साहित्यिक संग्रहालय और भारत बांग्ला साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर संभव सहयोग देने को हम तैयार हैं। ये बात विदेश मंत्रालय की तरफ से
कही गई है। लेकिन इसके साथ ही सत्यजीत रे का आखिर भारतीय सिनेमा में कितना अहम योगदान है, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि 2 मई 1921 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सत्यजीत रे का जन्म हुआ था और प्रसिद्ध भारतीय फिल्म डायरेक्टर, लेखक, संगीतकार और चित्रकार थे सत्यजीत रे। इसके साथ ही अगर उनके दादा की बात करें तो उनके दादा उपेंद्र किशोर राय एक प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार थे और ऐसे में उनके दादा और उनके पिता ने ही इस हवेली को बनाया था, इस घर को बनाया था। पहली फिल्म पाथेर पांचाली की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना की गई सत्यजीत रे की, और सत्यजीत रे ने कुल 37 फिल्मों का निर्देशन किया है और इन 37 फिल्मों में अगर हम देखें तो ऑस्कर से भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भी कई सारे उनको पुरस्कारों से नवाजा है, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है और साल 1992 में उनके मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान भी उन्हें दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नवल संघ परमार, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि इस घर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन भारत सरकार ने ये अपील की है कि उसको ध्वस्त ना किया जाए और साथ मिलकर इसको संग्रहालय स्थापित किया जाए। जी बिल्कुल, कल रात को विदेश मंत्रालय की ओर से पेशकश हुई है कि और दुख जताया कि जो संयुक्त बंगाल का जो साझा विरासत है और सत्यजीत रे का फैमिली, उनके दादा, उनके परदादा, सब यहाँ बंगाल में जो बंगाल रेनेसां जो नवजागृति हुआ उसका एक प्रतीक है और सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट लिटरेरी फैमिली माना जाता है और सत्यजीत रे का फिल्म जगत में जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे दुनिया में जाना जाता है। तो उनका जो पैतृक घर जो है वो मेमन सिंह में उनके दादा के नाम पे जो रोड है उसी के ऊपर, परदादा के नाम पे रोड है उसी के ऊपर ये पैतृक उनका जो घर है वो अभी है। लेकिन कल जो जानकारी मिली, यहाँ के जो लोकल मीडिया न्यूज़पेपर है उन्होंने बताया कि ऑलरेडी उसको जो कुछ हिस्सा जो है वो तोड़ दिया गया है। पहले से वो मेमन सिंह शिशु अकादमी या बच्चों का जो है उसके लिए यूज में था, लेकिन पिछले 10 साल से उसका सिचुएशन कभी भी गिर सकता था, इस टाइप का था, तो उसकी वजह से उसका यूज नहीं हो रहा था। लेकिन उसकी जो मरम्मत की जगह, उसको रख रखाव को ध्यान देने की जगह उसको जो तोड़ा जा रहा है, उस कहीं ना कहीं बंगाल, न केवल इंडिया में, बांग्लादेश में भी जो लोग आर्ट और कला से जुड़े हुए हैं उनका ये मानना है कि साझा विरासत है, उसका बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो उसको जो है मेंटेन किया जाए, उसको हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में उसको निभाव किया जा सकता है। हालांकि मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश में बहुत सारी ऐसी विरासत है जिसका जो है, जैसे हमारे वहाँ पे मृणाल सेन जिनका पैतृक घर यहाँ पे फरीदपुर में है, और ऋत्विक घटक जिनका भी सत्यजीत रे के साथ बड़ा योगदान रहा है फिल्म जगत में, उनका घर जो है राजशाही में है। और सुचित्रा सेन, उनका घर जो है वो पाबना में है। इवन एस.डी. बर्मन, उनका पैतृक घर जो है कोमिला सिटी में है बांग्लादेश में। तो ये सब बांग्लादेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्लेस है जहाँ पे कई सारे कला और फिल्म जगत से जुड़े जो पर्सनालिटी है उनका जो बचपन किसी का गुजरा है, किसी का पेरेंट्स वहां रहते थे, तो बहुत सारी ऐसी विरासतें हैं जिसका स्थिति अभी कहीं ना कहीं भारत सरकार ने भी सहयोग किया है। जैसे सत्यजीत एस.डी. बर्मन का घर है उनके लिए पेशकश किया है। इवन सुचित्रा सेन का जो घर है उसका रख रखाव में भी भारत सरकार कुल मिलाकर भारत और बांग्ला की जो संस्कृति है उसे बचाने की कोशिश इस वक्त भारत की तरफ से की जा रही है, ताकि सत्यजीत रे का जो ये पैतृक घर है उसे एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवल संघ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर ये एक कोशिश इस वक्त भारत सरकार की है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार की तरफ से 100 साल पुरानी इस इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ये जीर्ण शीर्ण हालात में है और ऐसे में इसको ध्वस्त करके एक अलग बच्चों के लिए बाल अकेडमी बनाने की वहां पर तैयारी की जा रही है। लेकिन जैसे ही खबर जानकारी में आती है, तुरंत ही भारत की तरफ से ये अपील की जाती है कि इस इमारत को ना गिराया जाए, बल्कि इसकी मरम्मत की जाए, पुनर्निर्माण किया जाए, जिसमें भारत सरकार भी पूरा सहयोग देगी और इसको एक संग्रहालय के रूप में स्थापित किया जाए। हालांकि इस पर अब क्या कुछ बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा जाता है, नजर इस पर रहेगी हमारी लगातार। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं न्यूज पंच में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का। यमन में मौत की सजा का इंतजार कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को इस वक्त राहत मिल चुकी है। उन्हें आज मिलने वाली सजा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक अगर हम देखें तो यमन के स्थानीय प्रशासन ने मौत की सजा टाल दी है और इसके पीछे हालांकि क्या कारण है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। निमिषा प्रिया की मौत की सजा भले ही टल गई हो, लेकिन अभी उसकी सजा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। खबरों के अनुसार जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में निमिषा को मौत की सजा होनी है, वो परिवार ब्लड मनी लेने को राजी नहीं हुआ है। लेकिन अब जब निमिषा प्रिया की सजा को टाल दिया गया है, तो एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है कि निमिषा को बचाया जा सकता है। अब इसके लिए केंद्र सरकार विदेश मंत्रालय के जरिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि वो शुरुआत से ही इस पूरे मामले को संजीदगी के साथ ले रही है और हर तरह की मदद सुनिश्चित करवा रही है। इसके अलावा कई इनफॉर्मल चैनल के जरिए भी लगातार निमिषा को बचाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया है कि वो निमिषा प्रिया को बचाने के लिए सभी प्रयास कर चुके हैं और एक अकेला रास्ता अब वही बचा है कि मृतक का जो परिवार है वो ब्लड मनी स्वीकार कर ले। इसी पर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं निमिषा को बचाने की आखिरी कोशिशें जारी है लगातार। तो निमिषा प्रिया को बचाने की आखिरी कोशिशें भी अभी तक लगातार जारी है, क्योंकि आज उन्हें फांसी की सजा होनी थी, लेकिन बीते कल ही ये फैसला आया और उनकी फांसी की सजा को टाल दिया गया है। आपको बता दें कि अभियोजन कार्यालय से संपर्क में लगातार अधिकारी बने हुए हैं और साथ ही यमन की कूटनीतिक स्थिति को देखते हुए ये काफी संवेदनशील मामला है। फिलहाल अभी फांसी की सजा को रोक दिया गया है या यूं कहे कि टाल दिया गया। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है ये अभी साफ नहीं हो पाए हैं। भारत सरकार फिलहाल हर संभव मदद जो है वो निमिषा को मुहैया करवा रही है। सभी पक्षों के साथ पारस्परिक स्वीकार्य समाधान पर भी काम किया जा रहा है। जो पीड़ित परिवार है उसके साथ भी बातचीत करने की पूरी कोशिशें की जा रही है। समाज सेवी सैमुअल जेरोम भास्करन की बातचीत में अहम भूमिका भी इस बीच नजर आई है। केरल से मुस्लिम धर्मगुरु अयूबकर ने भी हस्तक्षेप इस पूरे मामले पर किया है, जहां आपको बता दें कि यमनी इस्लामी स्कॉलर्स ने भी संपर्क किया है इस पूरे मामले को लेकर और पीड़ित परिवार के साथ बात को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले पे नजर आता है, लेकिन आखिर एक नजर इस पर भी डालते हैं कि आखिर निमिषा कैसे बच सकती है। दरअसल पीड़ित परिवार के साथ ब्लड मनी समझौता होने की उम्मीद इस वक्त नजर आ रही है और अगर ये समझौता हो जाता है तो निमिषा की जो फांसी की सजा है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ब्लड मनी का मतलब होता है मुआवजे की एक रकम और मुआवजे की रकम पीड़ित परिवार को दी जाती है। शरिया कानून के तहत माफी कहीं ना कहीं निमिषा प्रिया को मिल सकती है और निमिषा के परिवार और भारत सरकार के प्रयास इसको लेकर तमाम जारी है कि जो परिवार है वो मान जाए ब्लड मनी के लिए। निमिषा को बचाने के लिए कूटनीतिक और सामुदायिक प्रयास भी लगातार करे जा रहे हैं। इस वक्त फिलहाल निमिषा की मौत की सजा टल चुकी है। ब्लड मनी का फैसला महदी के परिवार की सहमति पर अभी टिका हुआ है। अगर ये परिवार मान जाता है ब्लड मनी के लिए तो कहीं ना कहीं जो फांसी की सजा है उससे राहत जरूर निमिषा को मिल जाएगी। इसके साथ ही यमन की जो स्थानीय अदालतों पर भी अंतिम फैसला जो है वो निर्भर करेगा। तो आखिर कैसे निमिषा प्रिया बच सकती है इस पूरे मामले में वो हमने आपको दिखाया, लेकिन एक नजर इस पर भी डाल लेते कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, खासतौर पर उनके लिए जो लोग इस पूरे मामले के बारे में नहीं जानते। दरअसल केरल के पलक्कड़ की निमिषा प्रिया पेशे से नर्स हैं और निमिषा साल 2008 में नौकरी के लिए यमन गई थी, साल 2008 में, और पहले उन्होंने अस्पताल में नौकरी की, जिसके बाद में निमिषा ने यमन में ही क्लिनिक खोलने की पूरी तैयारी की, वहां पर अपनी एक योजना भी बनाई और इसके साथ ही
निमिषा ने जब क्लिनिक खोलने की ये योजना बनाई तो पूरी तैयारी वहां पर की। क्लिनिक खोलने के लिए स्थानीय साझेदार वहां पर जरूरी थे, तो इसलिए वहां के आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत उन्होंने करी। यमन के तलाल अब्दी मेहदी के साथ उन्होंने मिलकर ये क्लिनिक खोला था और उसके बाद में मेहदी ने निमिषा को काफ़ी प्रताड़ित किया है, जिसके बाद में मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट और उनके दस्तावेज को भी जब्त कर लिया। उनको लगातार प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद में निमिषा की कोशिश ये रही कि वो जल्द से जल्द अपने वतन लौट आएं। मेहदी ने कथित तौर पर निमिषा के साथ दुष्कर्म भी किया है और साल 2017 में निमिषा ने मेहदी से दस्तावेज वापस लेने की कोशिश की थी। बेहोशी के इंजेक्शन ओवरडोज से मेहदी की उस दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद साल 2020 में यमन की एक अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मुकुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही फोनों पर अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुकुल, आपके पास में आना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। कहीं ना कहीं अब राहत की उम्मीद फिलहाल अब इसी बात पर टिकी हुई है कि जो परिवार है वो ब्लड मनी के लिए राजी हो जाए, और अगर वो राजी हो जाता है तो निमिषा को फांसी की सजा से राहत मिल जाएगी। बिल्कुल कृतिका, जिस तरीके से आपने पूरा मामला बताया है विस्तार से तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से जो ब्लड मनी का एक विकल्प बचा हुआ है वो एक आखिरी विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। शरीय कानून के तहत जो पीड़ित परिवार है उस पर निर्भर करता है कि अपराध की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत हो सकती है या उसमें कुछ रियायत दी जा सकती है। और उसी रियायत की अगर बात की जाए, जैसे आपने बताया कि जो मुआवजे की रकम है जिससे हम ब्लड मनी कह रहे हैं, उसका विकल्प पीड़ित परिवार को दिया गया है। और इसमें न सिर्फ सामुदायिक स्तर पर अगर देखा जाए, अलग अलग समुदायों की बात हम करें या खासतौर से धर्मगुरुओं की बात करें, हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भारत सरकार की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से जो सज़ा उनको मिली है, मौत की सज़ा जो मिली है, कैसे उसको टाला जा सकता है। अगर हम निमिषा की मां की बात करें जो पिछले साल यानी 2024 में यमन पहुंची थी प्रेमा, उनकी कोशिश यही है कि कैसे उनकी जो बेटी है उसकी जान को वो बचा सकती हैं। क्योंकि एक समय था 2008 की अगर बात की जाए, करीब 17 साल पहले, जब निमिषा यमन पहुंची थी अपनी माँ की आर्थिक तंगी को देखते हुए उनकी मदद करने के लिए। लेकिन अब जब बेटी को ज़रूरत है तो उनकी माँ सीधे तौर पर वहाँ पर पहुँची हुई हैं। भारत सरकार का उसमें पूरी जो जानकारी उनके पास है कि किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। लेकिन 16 तारीख की जो बात आपने बताई कि वहाँ पर जो पहले सज़ा की हम कह सकते हैं सज़ा मौत की तारीख मुकर्रर की गई थी, अब फिलहाल के लिए तो टाल दी गई है। लेकिन कब तक के लिए टाली गई है और क्या वहाँ पर जो हम मनी ब्लड की जब बात कर रहे हैं, क्या वो ब्लड मनी जो है उसको पीड़ित परिवार स्वीकार करेगा या नहीं, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई है कि जो पीड़ित परिवार है वो इसके लिए तैयार हो चुका है। लेकिन अलग अलग समुदायों की हम बात करें, ना सिर्फ केरल की हम बात करें बल्कि यमन में भी, यमन की अगर राजधानी सना की हम बात करें जहां पर फिलहाल जो निमिषा हैं वो जेल में बंद हैं, लेकिन भारत सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। फिर चाहे स्थानीय जेल की हम बात करें, प्रशासकों की बात की जाए, क्योंकि जब 2017 में जो मेहदी है उनका शव मिला था उसके बाद से ही प्रयास इस तरह के तेज हो गए थे। उसके बाद अगर बात की जाए 2020 की, जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, और 2023 में हालांकि परिवार ने जो यमन की सुप्रीम कोर्ट है वहां भी अर्जी दाखिल की थी इस सजा माफी के लिए, लेकिन वो अर्जी खारिज कर दी गई थी और 2024 में पहुंची थी वहां के राष्ट्रपति के पास, जिसके बाद उन्होंने भी इस सजा मौत को मंजूरी दे दी थी। लेकिन अब फिलहाल संकेत इस बात के जरूर हमें नजर आ रहे हैं कि जो सजा मौत का जो बात कही गई थी, जो मौत की सजा सुनाई गई थी, वो शायद टल सकती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी पर और ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में एक और सहयोगी हमारे अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अखिलेश, विदेश मंत्रालय की तरफ से तमाम कोशिशें इस वक्त की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर खासतौर पर, और लेकिन इसके साथ ही जो सजाए मौत जो है उसको टाल दिया गया है। बीते कल ये फैसला आया, आज उनको सजाए मौत मिलनी थी, लेकिन इसके पीछे क्या कारण अभी तक नजर आते हैं अखिलेश? देखिए, जो वो इलाका है यमन का, ये जो इलाका है सना और इसके आसपास का इलाका, यहाँ कोई आधुनिक सरकार नहीं है। ये जो हौती वहाँ के रेबेल ग्रुप है, हौती रेबेल ग्रुप में के कंट्रोल में है। और ये जो हौती रेबेल ग्रुप है ये है जो शिया कम्युनिटी है मुस्लिम की, इस्लाम की, उस कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनका शरिया लॉ है, ये कोई आंतरिक कोर्ट नहीं है, शरिया लॉ के हिसाब से चलते हैं। और उसी शरिया लॉ के हिसाब से किस तरीके से यमन के उस परिवार को मनाया जा सकता है, इसकी कोशिशें हुई। क्योंकि राजनयिक तौर पे वहाँ हमारा अभी कोई दूतावास नहीं है, दूसरी जगह से हमारे जो राजनयिक हैं वो संपर्क कर रहे हैं। और वो खास करके जो इंटरमीडिएट है, जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं, खास करके जो वहाँ के रिलीजियस जो लीडर्स हैं, धार्मिक जो नेता हैं, और कहा है कि कुछ जो हौती के अंदर के कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी दुनिया के साथ संपर्क में हैं, तो उन लोगों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है राजनयिक तौर पे। और जो अभी तक स्थिति यह है कि भारत सरकार यहाँ का
जरूर कह रही है कि वहाँ बहुत करने की स्थिति नहीं है जो कोर्ट में कहा था, लेकिन लगातार इसके बाद भी प्रयास है। और अभी जो कल विदेश मंत्रालय ने एक जारी किया था बयान, उस बयान के मुताबिक एक सफलता, तात्कालिक तौर पर एक सफलता मिली है और अभी प्रयास जारी है कि 1 दिन की मोहलत मिली है। अब वो मोहलत और बढ़ सकती है। निश्चित तौर पे जब एक कदम आगे बढ़ा तो दूसरा कदम भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जो भारत सरकार का जो मध्य पूर्व में जो प्रेजेंस है, वहाँ पे जो हमारे लोग उपस्थित हैं, हमारे जो कई संपर्क सूत्र हैं वो उपस्थित हैं और यहाँ तक कि हमारे धार्मिक नेताओं से भी संपर्क है। तो उन सारे संपर्कों को खंगाल करके स्थिति को ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है कि जो शरिया के हिसाब से जो 1.8.6। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हो तो सीधे तौर पर भारत सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें इस वक्त निवेशा को बचाने में लगी हुई। लेकिन इसी के साथ अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ISS में 18 दिन बिताने के बाद अब पृथ्वी पर लौट आए हैं। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर वापस धरती पर आई है। स्पेसक्राफ्ट से करीब 23 घंटे का सफर करके बीते कल दोपहर 3:01 पर कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन हुआ। और जिस वक्त स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, उसका तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और फिर इसके बाद 2 चरणों में पैराशूट खुले। पहले 5.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर शूट्स खुले और उसके बाद फिर लगभग 2 किलोमीटर पर मेन पैराशूट खुला, जिससे स्पेसक्राफ्ट के सुरक्षित स्प्लैशडाउन संभव हुआ। आखिर शुभांशु की ये यात्रा कैसी रही है और स्पेसक्राफ्ट को स्प्लैशडाउन ही क्यों कराया गया और ये जमीन पर लैंडिंग से कितना अलग है, बताएंगे ये सब आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं शुभांशु की समुद्र में सॉफ्ट लैंडिंग। तो बीते कल ये सारी तस्वीरें हमने देखी थी। 18 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अब शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन हुआ है और काफी सफल ये लैंडिंग रही, जिसकी तस्वीरें हम सभी ने देखी। लैंडिंग का समय था शाम करीब 3:01 पर भारतीय समय अनुसार, अगर हम देखें तो। इसके साथ ही आपको बता दें कि शुभांशु के साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी पृथ्वी पर अब वापस लौट आए, जो उनके साथी थे, जो उनके साथ ही गए थे और वो भी वापस आ चुके हैं मिशन पर। इस दौरान देश दुनिया में भी जश्न का माहौल है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पर लगातार बनी हुई थी। और इस मिशन के पूरे होने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी शुभांशु शुक्ला और उनकी पूरी टीम को बधाई दी गई है। इसके साथ ही लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर परिवार ने केक काट कर जश्न मनाया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि 18 दिन में शुभांशु ने कुल 7 एक्सपेरिमेंट इस दौरान ISS पर करे हैं और 17 अगस्त को अब वो भारत लौटेंगे। जब भारत वो लौटेंगे तो तमाम उनका स्वागत भी किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि 1984 में पानी में नहीं बल्कि जमीन पर लैंडिंग की गई थी। क्यों, वो आपको बताते हैं। 1984 में जमीन पर भारत का सितारा उतरा था और राकेश शर्मा ने 41 साल पहले जमीन पर लैंडिंग की थी। अप्रैल 1984 में सोयूज T-10 से राकेश शर्मा लौटे थे। कजाकिस्तान के आकर्लिक मैदान में ये लैंडिंग हुई थी। रूस की सोयूज तकनीक जमीन पर उतरने का इस्तेमाल किया गया। पैराशूट खुलने पर तेज आवाज से, हालांकि राकेश शर्मा जो है वो उस दौरान चौंक भी गए थे, क्योंकि तकनीक भी उस दौरान उतनी नहीं थी और उसके बावजूद भी ये सफल लैंडिंग उस दौरान रही। लेकिन इसके साथ ही समुद्र और जमीन लैंडिंग में आखिर क्या मुख्य तौर पर फर्क है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। समुद्र में लैंडिंग जब होती है तो आबादी से दूर समुद्र में पूरा मलबा गिरता है, लेकिन जमीन पर सटीक लेकिन एक झटका जरूर इस दौरान वहां पर महसूस होता है। सॉफ्ट लैंडिंग और क्रू को झटका कम लगता है समुद्र में, और जमीन पर मलबे के कारण आबादी पर भी जोखिम सबसे ज्यादा मंडराता है। समुद्र में लैंडिंग में अगर हम देखें तो शरीर के लिए ज्यादा आरामदायक होता है और जमीन पर लैंडिंग में वो आराम उस हिसाब से नहीं मिल पाता, क्योंकि जमीन पर जब लैंडिंग होती है तो एक बड़ा झटका इस दौरान यात्रियों को लगता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सिद्धार्थ, स्प्लैश डाउन को आखिर क्यों ज्यादा सुरक्षित माना जाता है कि पानी में जो लैंडिंग है वो ज्यादा सुरक्षित है बजाय जमीन पर लैंडिंग के, जबकि कई देश ऐसे हैं अभी जो जमीन पर लैंडिंग ही कराते हैं अपने अंतरिक्ष यात्रियों की?
सुप्रभात कृतिका। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लैंडिंग या तो ज़मीन पे हो या फिर पानी पर हो, समुद्र में हो, उसका जो डिसीजन है वो पहले से ही ले लिया जाता है। उसका कारण ये है कि जिस तरीके का कैप्सूल अंतरिक्ष में भेजा जाता है एस्ट्रोनॉट्स को लेके, उसके डिज़ाइन के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसके आकार के हिसाब से ये पहले से तय होता है कि इसकी लैंडिंग ज़मीन पर होगी या इसकी लैंडिंग समुद्र में होगी। हालांकि अगर कंपैरिजन दोनों के बीच में किया जाए तो जैसे आपने दर्शकों को बताया कि समुद्र पर जो लैंडिंग होती है वो कंपैरेटिवली सेफ होती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि समुद्र एक नेचुरल कुशन का काम करता है। और अगर हम बात करें ड्रैगन कैप्सूल की, जिसमें शुभांशु शुक्ला आए हैं, तो वो जो कैप्सूल था वो जब एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो उसके बाद वो अपने ट्रंक से, सोलर रेडिएटर्स से और हाउसिंग सोलर पैनल, इन सबसे अलग होकर वो आया। तो जब इस तरीके की बात होती है तो जो उसका उस प्रकार वजन हुआ होगा उस दौरान उसका आकार रहा होगा, उसके हिसाब से उसको समुद्र पर लैंड कराया गया। तो ज़्यादातर और जो जैसे देश जैसे अमेरिका, वो लैंडिंग जो है वो समुद्र पे प्रेफर करते हैं। हालांकि देश जैसे रशिया, चाइना, वो अभी भी ज़मीन पर अपने जो है कैप्सूल को उतारते हैं। लेकिन उसका एक और भी कारण है कृतिका कि देश के पास किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप समुद्र पर लैंडिंग करवा के हाइड्रोलिक क्रेडल से उसको उठा के फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को कहीं पर ले जा सकते हैं या आप लैंड पे करा सकते हैं। हालांकि लैंड पे कराना थोड़ा सा खतरनाक रह सकता है क्योंकि जैसा आपने बताया मलबे को मैनेजमेंट नहीं मिल पाता है। साथ में एस्ट्रोनॉट्स जब ज़मीन पर उतरते हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि समुद्र पर जब वो उतरता है कैप्सूल, तो वो एक समुद्र अपने आप ही एक नेचुरल कुशन का काम करता है, जिस वजह से उतारने में उस कैप्सूल को बहुत आसानी रहती है। तो ये कारण है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जमीन पर लैंडिंग आज भी होती है और समुद्र पर लैंडिंग आज भी होती है, लेकिन फर्क इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करता है सबसे पहली बात कि आपको कहां कैप्सूल उतारना है। दूसरी चीज ये है कि एक देश की अपनी और एक सबसे पहली बात ये है कि कैप्सूल जाने से पहले ही ये डिसाइड होता है कि उतरना कहां है, उसके आकार को देखकर, उसके वजन को देखकर और बाकी सारी और चीजों को ध्यान में रखकर। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सिद्धार्थ। बहुत ही आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर पानी में लैंडिंग और ज़मीन पर लैंडिंग में क्या अंतर होता है और कौन सी ज़्यादा सफल लैंडिंग मानी जाती है। ये तमाम बातें आपने बड़ी आसान भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी